तो देखिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश के परावर्तन का भाग 3। इससे पहले जो है हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ा चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 में जो है आपका प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, प्रकाशिक माध्यम पढ़ा चुके हैं, प्रकाश किरण पढ़ा चुके हैं, ठीक बाबू। आभासी किरण पुंज पढ़ा चुके हैं, अपसारी प्रकाश पुंज पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक। उसको जो है आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2 को। आज जो है हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का, और उसमें जो है टॉपिक है हमारा दर्पण। क्या है बाबू? दर्पण। सबसे पहले दर्पण को समझते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है। क्या करता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का ही प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। हम लोग जो है पर डे यूज करते हैं दर्पण, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग भी यूज करते हैं। तो दर्पण वह माध्यम है जो हमारा क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण वह माध्यम है जो क्या करता है? हमारा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक बाबू। इस तरह से जो है हम लोग देख लेते हैं कि दर्पण क्या है। देखिए, दर्पण वह माध्यम या कारक है जो किसी वस्तु की छाया को प्रतिपादित करता है। वह माध्यम या कारक जो किसी वस्तु की छाया को प्रतिपादित करता है, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक बाबू। समझ रहे हैं आप लोग? यानी वह माध्यम या कारक जो किसी वस्तु की छाया को प्रतिपादित करता है, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक। यानी प्रतिपादित करना या छाया। देखिए यहाँ पर छाया का मतलब होता है प्रतिबिंब बनाना। क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब, ठीक बाबू। प्रतिबिंब यानी हमारा सेम टू सेम फोटो कापी दे देना, ठीक। जैसे ही हम लोग जो है दर्पण के सामने जाते हैं, घरों में पर डे हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे ही सामने जाते हैं शीशे के, तो हमारा जो है रूप रंग दिखा देता है उसमें, ठीक। वही प्रतिबिंब बनाता है। यानी वही छाया को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी दर्पण क्या काम करता है? किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है। अब दर्पण के प्रकार पढ़ लेते हैं बाबू। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। दर्पण के प्रकार यानी दर्पण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक बाबू। पहला जो है समतल दर्पण होता है और दूसरा जो है गोलीय दर्पण होता है, ठीक। गोलीय दर्पण के भी 2 भाग होते हैं, ठीक। देखिए, गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और इसमें दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। ये चीज़ें जो है आप लोगों के सिलेबस में है बाबू। इसको जो है विशेष तौर से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद जो है सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा विशेष इस पर फोकस देना है, ठीक। और आराम से हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण क्या होता है, ठीक। देखिए, समतल दर्पण क्या है। हाँ तो बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण, ठीक। समतल दर्पण देख लेते हैं पहले क्या है समतल दर्पण। उसके बाद जो है गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समतल दर्पण पढ़ते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? प्लेन का ही मतलब देख लीजिए, एकदम समान, जिसका सतह क्या हो बाबू? समान, यानी बराबर हो। यानी ये जो है सतह क्या होना चाहिए? परावर्तक तल जो है क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक बाबू। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? समान हो। यानी सतह जो है, परावर्तक सतह जो है क्या है? एकदम बिल्कुल समान, ठीक, एक बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। देख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या तल, सतह कोई हम तल बोल सकते हैं, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक बाबू। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। हम लोग घरों में जो यूज करते हैं बाबू, देखते हैं वो जो एकदम बिल्कुल प्लेन होता है। जो घर में यूज करते हैं हम लोग मिरर, उसका सतह क्या होता है? एकदम प्लेन होता है ना, कि उभरा हुआ होता है या फिर दबा हुआ होता है। ऐसे तो हम लोग यूज करते नहीं हैं, एकदम बिल्कुल सतह प्लेन वाले यूज करते हैं। तो वही जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो हमारा जो है समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है, ठीक बाबू। देखिए, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। ये जैसे समतल दर्पण का मैं फिगर ड्रा किया हूँ, देखिए इसे, ये एक समतल दर्पण है, ठीक बाबू। समतल दर्पण
की विशेषता क्या होती है? देखिए ये कई विशेषताएं हैं इनके, जो बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता इसकी है, ठीक, देखिए ये ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, आई का मतलब है इमेज। ये ओ यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। ये क्या है बाबू? वस्तु है, ऑब्जेक्ट वस्तु। ये आई इमेज यानी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, ठीक बाबू, ये प्रतिबिंब है। यहाँ पर जो है हम लोग एक नेत्र ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है कहाँ हमारी बन रही है। यहाँ जो है प्रतिबिंब जो है इस प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु से आ रही है, और यहाँ पर परावर्तन के बाद, ठीक बाबू, परावर्तन के बाद ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जो एक बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ इस पीछे यानी दर्पण के पीछे। यहाँ दर्पण के सामने वस्तु रखा है और दर्पण के पीछे क्या आ रहा है? प्रतिबिंब। ऐसा लग रहा है, देखिए ये ड्रा किए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, ठीक। तो सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहली विशेषता इसकी क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक बाबू। देखिए इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए बाबू, ये जो है दर्पण है, समतल दर्पण है। मैं बताया आपको कि ये समतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है और जब प्रकाश की किरण जो है ये जो है यहाँ पर आ रही है और इसके सतह से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। सतह से जब परावर्तित हो रही है तो इसका जो है ऐसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सामने इसके नहीं बन रहा है, इसकी जो है प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आई, या आई यानी इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक बाबू, यानी दर्पण के पीछे बनता है। इसकी विशेषता क्या है? यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर? अब दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि यदि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, ठीक बाबू, उतना ही दूरी पर जो है उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण से वस्तु की बीच की जो दूरी रहेगी, सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं कि d है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? d है, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी d दूरी पर ही जो है पीछे, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो दूसरा पॉइंट आप लोग जो है नोट करेंगे, ठीक। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर, वस्तु के समान दूरी पर, समान दूरी पर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, ठीक बाबू। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यानी जितनी दूरी वस्तु से दर्पण की है उतना ही दूरी जो है वो दर्पण से प्रतिबिंब की होगी। जितनी दूरी जो है दर्पण से वस्तु की है उतनी ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के पीछे, ठीक बाबू। जैसे हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो है दर्पण से दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इमेज की भी जो दूरी होगा दर्पण से वो भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है दर्पण के सामने रहेगा और इमेज जो है दर्पण के पीछे रहेगा, ठीक बाबू, लेकिन समान दूरी पर बनेगा।
कितने पर, समान दूरी पर। सपोज दैट हम जो है इसको 5 सेंटीमीटर ना मानकर 10 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक, तो वही जो है ये भी जो है क्या बनेगा, इमेज भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही दूरी पर बनेगा। ये ना कि ये 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो ये 5 सेंटीमीटर पर बनेगा, नहीं, समान दूरी पर बनेगा। ठीक बाबू, ठीक, तो इसे नोट करिए आप। फिर अगला जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं, या फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। बाबू इसका तीसरा विशेषता क्या है समझते हैं फिगर से। इसकी तीसरी विशेषता, 2 विशेषता हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा है कि दर्पण जो है हमेशा, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा होता है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और दूसरी विशेषता यह रहा है कि जितने दूरी पर वस्तु, दर्पण से जितने दूरी पर वस्तु रखा गया है प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पर उसके पीछे बनता है। ठीक, यानी इनके जो है वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की जो दूरी होती है दर्पण से समान होती है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरी विशेषता इसकी है, तीसरी इसकी विशेषता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा वास्तविक बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा बनता है। ऐसे लिख लेते हैं बाबू, वास्तविक एवं सीधा बनता है। ठीक बाबू, तीसरी विशेषता इसकी यह है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा बनता है। क्या होता है, वास्तविक एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, जैसे हम लोग समतल दर्पण प्रयोग करते हैं, सामने लेकर यूज करते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है ना, ये तो नहीं कि नहीं आभासी बनता है। ठीक, हम लोग जो है जैसे रहते हैं वैसा ही एकदम सेम टू सेम दिखाता है ना फिगर में। ठीक, जो मिरर होता है, मिरर में हम लोग सेम टू सेम देखते हैं अपने आप को, तो ये हमारा जो है वास्तविक इमेज हुआ ना। ठीक, और जो है सीधा बनता है। देख लीजिए, हम लोग यदि खड़े देख रहे हैं तो खड़ा ये दिखाएगा, बैठे हैं तो बैठा हुआ दिखाएगा, यानी जिस पोजीशन में हम लोग अपने आप को देखते हैं उस पोजीशन में दिखाता है, यानी जैसा रहता है उस तरह से जो है उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, ये ना कि जो है उसका उल्टा कर देता है, नहीं, ये काम नहीं करता है। ये हम सामने से देखते हैं तो जब हम फेस देखते हैं तो फेस दिखाई देता है, ये तो होता नहीं है कि नहीं पैर दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ऐसी बातें नहीं है। समतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे नोट करिए आप लोग। फिर अगला नंबर हम बताते हैं इसकी क्या विशेषता है। ठीक बाबू, इसे नोट करिए, नोट करिए इसे बाबू। हम लोग देखिए, तीसरा आप लोगों को समझ में आ गया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा बनता है। और जो है चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है इसकी विशेषता, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, ठीक बाबू, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतनी ही बड़ी जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, समान दूरी पर बनता है, जितनी बड़ी रहती है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देख लीजिए, तीनों को हम लोग जो है इसमें समझा दे रहे हैं आपको। यानी समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार, समान आकार का होता है, यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, बराबर बनता है। ठीक बाबू, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वस्तु की 5 फुट है। क्या है बाबू, 5 फुट है। ठीक, तो प्रतिबिंब की भी लंबाई कितनी होगी, 5 फुट होगी। प्रतिबिंब की भी लंबाई 5 फुट होगी, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी आकार के मतलब कि जितने वस्तु की लंबाई रहेगी उतनी ही जो है प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी। ठीक बाबू, ये बात समझ में आ रही है आपको।
आकार का मतलब आप समझिए उसके जो है लंबाई से चौड़ाई से, यानी जितनी बड़ी जो है इसकी लंबाई रहेगी उतनी ही बड़ी जो है प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। फिर अगला नंबर बताते हैं। बाबू देखिए आप लोग नोट कर लिया। ठीक है, अगला नंबर हम लोग इसकी विशेषता पढ़ते हैं। अगला नंबर इसकी क्या विशेषता है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, यानी समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण, ठीक बाबू देख लीजिए, जैसे एक यह समतल दर्पण है, आज जब प्रकाश की किरण बिल्कुल लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, यानी समतल दर्पण है ये M1 M2, ठीक बाबू, ये जो इसके अक्ष है, और ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण जब प्रकाश की किरण बिल्कुल लंबवत, लंबवत का मतलब आप लोग समझते हैं ना, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, लंब किसे कहा जाता है, 90 डिग्री के जो कोण बनाते हैं उसे जो है हम लंब कहते हैं। ठीक बाबू, देखिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का ये जो है एंगल बनाएगा। तो जब प्रकाश की किरण जो है एकदम, यहाँ पर जो है सूर्य है, ठीक बाबू, सपोज दैट ये सूर्य है, और सूर्य से जो है समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण कैसे पड़ रही है, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो जब यहाँ से आती है ये प्रकाश की किरणें 90 डिग्री पर, तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना, तो सेम एकदम उसी एंगल पर बनता है। ठीक बाबू, यानी जो है आपतन कोण इसका परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक बाबू, अच्छा, आपतन कोण कितना होता है, तो ये जो है एकदम बिल्कुल 90 डिग्री होता है। ठीक, और परावर्तन कोण कितना होगा, ये भी जो है 90 डिग्री होगा ना। तो इन आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का कोण कितना होगा बाबू, तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए इसमें से घटा लेंगे, 90 - 90 यानी 0 हो जाएगा। ठीक बाबू, तो जब इसका जो है आपतन कोण, सॉरी, जब प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित होकर जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। देखिए, इसी डायरेक्शन में आएगा और पुनः इसी डायरेक्शन में जब वापस जाएगा, तो आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, पुनः जाएगा भी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा भाई, 0 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, एक रेखा, फिर से समझिए इसको, ये जो है समतल दर्पण है और एक रेखा, यानी ये किरण आ रही है एकदम बिल्कुल सीधे, यहाँ पर किरण आ रही है, और पुनः जब इसी पर जो है कोई किरण वापस चली जा रही है, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। सपोज दैट ये जो है ऐसे कोई प्रकाश की किरण आती और पुनः ऐसे जाती, यानी उसी मार्ग पर न जाकर अपने मार्ग से कुछ हट कर जाती, तो इनके बीच में एक एंगल बनता कि नहीं बनता। ठीक, तो ये जो एक प्रकार का थीटा कोण बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब समतल दर्पण है और इस पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो उनके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये चीज़ें हम बता चुके हैं इसे पिछले वीडियो में, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं कि आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होती है। ठीक, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक बाबू, तो इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, लिखिए आप, समतल दर्पण पर यदि प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, कैसे लंबवत पड़ती हैं, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, 0 अंश होता है। कितना होता है, 0 अंश होता है। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, मैं बता चुका हूँ आपको कि लंबवत किस तरह से पड़ती हैं। ठीक, जानिए, यानी समतल दर्पण पर यदि प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उनके बीच या उनके बीच का कोण
बीच का कोण 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये जो एक समतल दर्पण है और इस पर जो है एकदम बिल्कुल सीधे जो है प्रकाश की किरण पड़ रही है, ठीक बाबू। तो ये परावर्तन के बाद जो है इसी मार्ग पर वापस चली जाएगी, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, समझ रहे बाबू? इसे भी आप नोट करिए। पुनः जो है अगला 5वां नंबर हम बताएं इसका विशेषता। 5वां विशेषता क्या है? बहुत ज़बरदस्त है 5वीं विशेषता, ठीक बाबू। 5वीं विशेषता तो आप लोगों को इमेजिनेशन वाली बात है, ठीक। अधिक से अधिक जो है जादूगर जो है यूज करते हैं 5वीं विशेषता को। हम लोग जो है बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ठीक, होटल हो जाता है, होटल में कभी हम लोग जो है रेस्ट करते हैं या फिर जो है किसी वैसे अजूबा वाले स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि अपने खुद का ही प्रतिबिंब एक से अधिक प्रतिबिंब बनने लगता है। ऐसे देखें आप लोग, कभी आप लोग जाइएगा म्यूजियम में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक बाबू। देखते हैं 5वीं विशेषता क्या है। और 5वीं विशेषता अधिक से अधिक जो है जादूगर यूज करते हैं, ये जान लीजिए, ठीक बाबू। इसे आप नोट करिए, फिर 5वीं विशेषता बताते हैं। तो हम लोग 5वीं विशेषता इसकी पढ़ेंगे। 5वीं विशेषता देखिए इसकी क्या है। मैं बताया हूँ आप लोगों को अधिक से अधिक इसका प्रयोग जो है मैजिक वाले करते हैं, ठीक बाबू। देखिए कैसे करते हैं, ठीक। यदि दो समतल दर्पण को, ठीक बाबू, दो समतल दर्पण को लेकर थीटा एंगल पर, यानी कोई एंगल बनाते हुए, ठीक बाबू। जैसे देख लीजिए, एक ये समतल दर्पण है, ठीक, और दूसरा एक समतल दर्पण है, ठीक। और इनको जो है थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल का मतलब सपोज दैट कुछ भी कोई एंगल बना रहा है, ठीक। यदि थीटा बराबर हम सपोज दैट मानते हैं कि ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, यानी थीटा एंगल पर जब एक दूसरे को झुका दिया जाता है, ठीक, यानी दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री पर झुकाया जाता है, तो उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब की संख्या हम आपको बताएंगे कि दो दर्पण को, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के सतह पर इस तरह से झुका दिया जाए, तो इनके बीच में जब हम अपने आप को ले जाएंगे या फिर कोई वस्तु को ले जाएंगे, तो वहाँ पर उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक बाबू। देखिए इसकी विशेषता क्या है, जान लेते हैं। 5वीं इसकी विशेषता है, यदि दो समतल दर्पण को, यदि दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री, ठीक बाबू, थीटा अंश पर झुका दिया जाता है तो उनके बीच प्रतिबिंब बनता है, ठीक, यन प्रतिबिंब बनता है, ठीक बाबू। उनके बीच यन प्रतिबिंब बनता है, यन प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देख लीजिए बाबू, यन प्रतिबिंब बनता है। अब यन प्रतिबिंब का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? यन प्रतिबिंब का मतलब आप लोग जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं क्या? यानी यन बराबर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी कह सकते हैं, ठीक बाबू। लेकिन ये कैसे निकलेगा यन, इसके लिए जो एक फार्मूला होता है। देखिए बाबू क्या होता है, यन बराबर 360 यानी 360 बटे थीटा -1, ये इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला? यानी प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है, ठीक बाबू। ये थीटा कोण दिया रहेगा आपको, देखिए यहाँ पर बता भी रहा है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकाओ या झुका दिया जाता है तो उनके बीच में यन प्रतिबिंब बनता है। यानी यही यन बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे में थीटा -1, यानी थीटा का मान आपको दिया रहेगा। इसे नोट करिए, मैं अभी बता रहा हूँ, थीटा का मान रखकर 2-4 एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, ठीक। इसे नोट करिए। वो देखिए, तो हम थीटा का मान कुछ रखकर आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखिए जैसे सपोज दैट दो समतल दर्पण है, ठीक बाबू, दो समतल दर्पण है, यानी एक दर्पण ये और एक दर्पण ये, ठीक। और इनको जो है एक दूसरे के सतह पर, ठीक बाबू, थीटा कोण का मतलब यानी हम मान लेते हैं
सपोज दैट मानते हैं, ये मानना है आपको 30 डिग्री पर रख दिया गया है। कितने डिग्री पर झुका कर रखा गया है? 30 डिग्री पर। तो इसमें कितने इमेज बनेंगे, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि 30 डिग्री पर दोनों समतल दर्पण झुका रहेगा? तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, देखिए निकाल कर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। यानी n इजिकल टू क्या करेंगे 360, अब बटे में थीटा का वैल्यू क्या दिया है 30 डिग्री पर झुकाया गया है। ठीक बाबू, अब -1 देख लीजिए, इसे 10 से 10 कटा दीजिए। कटाने का तरीका तो आप लोग जानते हैं। ठीक, देख लीजिए इसे भी कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये क्या हो जाएगा 12 माइनस, ये -1 बचेगा कि नहीं बचेगा -1, यानी कितना इमेज बनेगा बाबू, इसमें से घटा देंगे तो 11। यानी जब 30 डिग्री पर किसी दो समतल दर्पण को रख दिया जाए तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा 11 प्रतिबिंब बनेगा। यही जो प्रयोग करते हैं जादूगर। ठीक बाबू, देखते हैं आपको यहाँ पर और काम करते हैं कहीं दूसरे जगह पर। ठीक बाबू, तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम दो समतल दर्पण को 30 डिग्री पर घुमा रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब उसमें बनेगा 11 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और देख लीजिए जैसे यदि इन्हीं जो दो समतल दर्पण को थीटा बराबर यदि 90 डिग्री पर रख लेते हैं। ठीक बाबू, यदि 90 डिग्री पर रखेंगे, 90 डिग्री पर यानी एक दूसरे के लंबवत जब उसको झुकाएंगे तब कितना प्रतिबिंब बनेगा देखिए। यानी यहाँ पर जो हम क्या करेंगे n बराबर यही फार्मूला लगाएंगे 360 बटे, अब थीटा का मान क्या रख देंगे 90 और -1, 10 से 10, 9 से कटा दीजिए इसको, 9 चौको 36, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 4 - 1, यानी n बराबर 3। ठीक बाबू, जब 90 डिग्री पर झुका रहेगा ये दोनों समतल दर्पण तो कितना प्रतिबिंब बनेगा 3 ठो बनेगा। ठीक बाबू, आज जब यही 30 डिग्री पर झुका रहेगा तो 11 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, और देख लीजिए और एग्जाम्पल आपको हम बता दें, यदि थीटा बराबर जो है 45 डिग्री दे दे, थीटा बराबर 45 डिग्री दे दे तब क्या करेंगे देखिए वही काम करेंगे, n बराबर 360 बटे में 45 -1। ठीक, कटाइए इसे बाबू, देखिए कटाएंगे 5 से कटा दीजिए, 5 9 45, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 7 35, 5 दूना के 10। ठीक बाबू, अब ये जो इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 9 8 72, 8 या ये -1, यानी n बराबर कितना 7, कितना प्रतिबिंब बनेगा 7 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक बाबू, जब 45 डिग्री पर दो समतल दर्पण को झुकाएंगे तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी 7 प्रतिबिंब बनेगा। जब 30 डिग्री पर झुकाएंगे तो 11 प्रतिबिंब, जब 90 डिग्री पर झुकाएंगे तो 3 प्रतिबिंब। यदि सपोज दैट इसको जो है हम थीटा बराबर 20 डिग्री रख ले रहे हैं। ठीक बाबू, थीटा बराबर कितना 20 डिग्री पर झुका देते हैं। आपका इच्छा हुआ कि नहीं सर और 20 डिग्री पर झुका दीजिए, तो बड़ा नहीं छोटा और झुकाइए, तो देखिए वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, कितना आसान है। आप प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात कर लेंगे, यानी ये क्या बता रहा है प्रतिबिंब की संख्या बता रहा है, तो और ये फार्मूला है आपका जो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 360 और थीटा बराबर 20 -1, 10 से 10 इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, उसके बाद 2 8 जा 16। ठीक बाबू, यानी ये जो है 18 -1 कितना हो जाएगा 17। ठीक बाबू, यानी 17 प्रतिबिंब बनेगा। जब 20 डिग्री पर झुकाएंगे उसे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा 17। ठीक बाबू, इसी तरह जो है आप लोग अपने लगाइएगा, हम बता दे रहे हैं थीटा बराबर क्या क्या रखना है। थीटा बराबर एक बार जो है आप लोग रखेंगे 15 डिग्री रख लीजिए, और उसके बाद जो है आप और रखेंगे जो है क्या रख लेंगे आप 30 डिग्री हम बता दिए हैं, 90 60 डिग्री रख लीजिए आप लोग जो है, फिर उसके बाद 120 डिग्री रख लीजिए, उसके बाद जो है 270 डिग्री रख लीजिए। ठीक बाबू, और उसके बाद जो है आप क्या रखेंगे 180 डिग्री रख लीजिए। ठीक, थीटा बराबर इतने रखकर आप जो है मान अपने से लगाइएगा, और भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक बाबू, जितना आपका सेंस काम करे उतना आप जो कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है आप लोग रखकर जरूर लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक बाबू, हाँ, ये ना हो कि नहीं आप लगाएं या ना लगाएं फिर जो है छोड़ दें, लगाइएगा और उसका आंसर भी हमें बताइएगा, हम कमेंट में चेक करेंगे कि कौन कौन इसका जो है आंसर बताया है। ठीक बाबू, देख लीजिए, इसे नोट करिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक, नोट करिए।
तो बाबू आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। इसे इरेज करते हैं। अगला विशेषता इसकी पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। अगला विशेषता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछ देता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ देता है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ कर जाएंगे ना बाबू, आप लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो अक्सर ये विशेषताएं पूछता है। समतल दर्पण की ये सारी विशेषताएं ना उसी कंपटीशन वाले में पूछता है, ठीक। अगला नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसमें देख लीजिए। तो बाबू हम लोग 5वीं विशेषता पढ़ चुके हैं, अब 6ठी विशेषता पढ़ेंगे। 6ठी विशेषता ना देखिए, 6ठी विशेषता क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। आप लोग जो है कभी गेस किए हैं कि नहीं, लेकिन आज पढ़ लीजिए समतल दर्पण, उसके बाद जो जाकर घर उसका आकलन करिएगा, ठीक। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है बाबू, देखिए जब कोई समतल दर्पण रहता है, ठीक बाबू, ये जो है समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, ठीक बाबू। इसका जो ये परावर्तक तल है इधर का, ठीक, और इधर जो है क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। ये तो आप लोग जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में जो हम बता चुके हैं आपको। तो देखिए यदि समतल दर्पण के सामने, ठीक बाबू, यदि हम या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति यदि v वेग से जाता है, किस वेग से जाता है, v वेग से जाता है ना। v वेग का मतलब समझ रहे हैं ना, v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेग उसकी चाल, ठीक बाबू। यानी v वेग से जाता है तो उधर से जब इसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की गति जानते हैं कितनी होती है, इसकी जो v होती है तो प्रतिबिंब की गति कितनी होती है, 2v होती है। यानी वस्तु के गति के 2 गुने वेग से जो है प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति जो है v वेग से जा रहा है दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2v वेग से, यानी उसके 2 गुने वेग से जो है आता हुआ प्रतीत होता है। देखिएगा बहुत जल्दी ऐसे लगेगा कि बहुत तेज आ गया, और आप लोग जो है जैसे ही पहुंचेंगे दर्पण के सामने एकदम बड़े हो जाएंगे, अब प्रतिबिंब आपका जो है आधा दिखाई देने लगता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, देखिए। तो यानी दर्पण के सामने, यानी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु या कोई व्यक्ति यदि v वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, 2v वेग से आता है। कितने, 2v, यानी 2 गुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक बाबू। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, एक मिनट, समतल दर्पण में न कर कर इसे जो है आप समतल दर्पण के सामने करिए। यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु v वेग से जाता है, v वेग से जाता है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक बाबू। देखिए यदि समतल दर्पण के सामने, मैं आपको समझाया हूँ कि यदि कोई समतल दर्पण है, ठीक बाबू, यहाँ पर कोई समतल दर्पण है, यदि ये कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि इसकी वेग जो है v है, तो इसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, इसके प्रतिबिंब यानी इमेज का वेग कितना होगा बाबू, 2v होगा। क्लियर, यानी ऑब्जेक्ट का वेग जो है कितना है, v है, तो इमेज का वेग कितना होगा, 2v होगा। यानी जो वस्तु के वेग से प्रतिबिंब का वेग कितना, 2 गुना होता है, ठीक बाबू। देख लीजिए, इसे लिख लीजिए आप। यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या वस्तु v वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है, समझ रहे हैं तो अच्छी है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक बाबू, नोट करिए। देखिए बाबू, तो इसे इरेज कर दें, आप लोगों ने नोट कर लिया है, बहुत अच्छा। अगली विशेषता इसकी क्या है, समतल दर्पण की 7वीं हो जाएगी ना बाबू। ठीक, अगली विशेषता इसका है, देखिए यदि समतल दर्पण में
ठीक बाबू। यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना है, ये समतल दर्पण है, ठीक बाबू। यदि कोई वस्तु है, सपोज दैट जो है ये कोई वस्तु है, ये इतनी बड़ी वस्तु है और इसका जो है पूरा प्रतिबिंब बनाना है, तो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी इस वस्तु की आधी होगी। कितनी होगी? इस वस्तु की आधी होगी। ये कोई वस्तु है, सपोज दैट जो है आपको ऐसे बता देते हैं, ये कोई वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है और इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब पूरा यदि बनाना है, ठीक बाबू, यानी पूरा इसका प्रतिबिंब पूरा एकदम, यानी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक ये सब प्रतिबिंब उसमें हमको देखना है, तो समतल दर्पण का प्रयोग बाबू आधा करेंगे, यानी इस वस्तु के लंबाई का आधा प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि वस्तु के लंबाई का, सपोज दैट इस वस्तु का लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो दर्पण की लंबाई कितना लेंगे हम? कितना लेंगे बाबू? दर्पण की लंबाई जो है आधा लेने का मतलब हम बताएं क्या, यानी इसका हाफ, यानी 5 का 1/2 ले लेंगे, यानी जो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक बाबू, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उससे आधा, यदि उस वस्तु का जो है पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण की लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी? उसकी आधा। सपोज दैट देख लीजिए हमारी जो है लंबाई या फिर किसी की लंबाई 5 फुट है, ठीक बाबू। यदि किसी व्यक्ति की लंबाई जो है, ये जो है एक व्यक्ति है, ठीक, और इनकी लंबाई जो है कितनी है? 5 फुट है, ठीक बाबू। और इनका जो है पूरा 5 फुट जो है लंबाई बनाना है, पूरा इनका प्रतिबिंब लेना है, यानी इनके पैर से लेकर पूरा एकदम सर तक इनकी जो है प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी? दर्पण की लंबाई यानी इस वस्तु के, इस व्यक्ति के लंबाई की आधी होगी, ठीक बाबू। तो ये 5 फुट का यदि व्यक्ति है तो दर्पण हमको कितना लेना पड़ेगा? 2.5 फुट का, 2.5 फीट का, ठीक बाबू। 2.5 फीट का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 5 का आधा कितना होता है? 2.5, ठीक बाबू, क्लियर। तो यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु या व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना होता है तो दर्पण की लंबाई कितनी लेनी पड़ती है? उसकी आधी लेनी पड़ती है। किसकी आधी? यानी वस्तु की आधी लेनी पड़ती है, ठीक बाबू, समझ लीजिए। फिर से एक बार समझिए, यदि ये कोई व्यक्ति है और इनकी जो है लंबाई कितनी है? 5 फीट है और इनका पूरा प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण की लंबाई कितने लेंगे हम? दर्पण कितने का लेंगे? यानी 2.5 फीट का जो है दर्पण लेंगे, ठीक। अच्छा, सिंपली में जो है आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति 4 फीट का है, 4 फीट का है तो दर्पण कितने फीट का हो जाएगा? 2 फीट का हो जाएगा, ठीक। यानी वस्तु का पूरा लंबाई ज्ञात करने के लिए हम दर्पण का जो है उस वस्तु की आधी लंबाई लेंगे। दर्पण की लंबाई कितनी लेंगे? आधी लेंगे, ठीक। इसको नोट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई है कि नहीं? इसको नोट करते हैं, ठीक। देखिए, इसको नोट करते हैं, ठीक है बाबू, पहले नोट कर लेते हैं। नोट करिए, यदि समतल दर्पण के सामने, यदि समतल दर्पण के सामने किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब बनानी हो, संपूर्ण प्रतिबिंब बनानी हो तो दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई उस वस्तु की आधी लेनी पड़ेगी, उस वस्तु की आधी का मतलब बाबू 1/2 लेनी पड़ेगी, ठीक बाबू। देखिए, समतल दर्पण के सामने
किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब बनानी हो तो दर्पण की लंबाई उस वस्तु की आधी लेनी पड़ेगी। सपोज दैट कोई 5 फुट या 4 फीट का जो है व्यक्ति है, 4 फीट का, हम जो है सिंपली समझाते हैं इसको, 4 फीट का कोई व्यक्ति है, ठीक बाबू, ये जो है व्यक्ति है, तो इनका पूरा लंबाई यदि 4 फीट का लेना है लंबाई, तो ये जो है दर्पण की लंबाई कितनी होगी, 2 फीट की हो जाएगी। दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी मिरर हमें कितना चाहिए, 2 फीट का मिरर चाहिए, ठीक बाबू, क्लियर, समझ गए। यदि जो है कोई व्यक्ति जो है 8 फीट का है बाबू, कोई व्यक्ति 8 फीट का है, ठीक, ये जो है कोई व्यक्ति है जो 8 फीट का है, तो दर्पण की लंबाई इसको यानी 8 फीट का पूरा लंबाई हमको लेना रहेगा, तो दर्पण कितने बार बड़ा लेंगे हम लोग, यानी मिरर कितना बड़ा रहेगा, तो 4 फीट रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, 4 फीट, ठीक बाबू, समझ गए। नोट कर लीजिए इसे, नोट करिए, नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक बाबू, ओके, ठीक बाबू, तो आप लोग इसे नोट कर लिए हैं, ओके। हम इसे जो है मिटाते हैं, अगला नंबर बताते हैं आपको, समतल दर्पण का उपयोग बता देते हैं, ठीक बाबू। यहाँ पर जो इसकी विशेषता रही, इतनी विशेषता रही, इतनी विशेषता आप लोग जान लें तो बहुत है आप लोगों के बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक। समतल दर्पण का उपयोग देख लीजिए, समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का नाम आप लोगों ने सुना है, उसको जो है परिदर्शी कहा जाता है, ठीक बाबू। इसका प्रयोग जो है छुपे हुए व्यक्ति या वस्तुओं को जो है देखने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, छुपे हुए व्यक्ति या वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे बड़े बड़े लॉज में जो क्या होता है, बड़े बड़े जो है मकानों में जो है इसका प्रयोग कर लिया जाता है, और जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और परिदर्शी, परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सामने जो है क्या होता है कि दरवाज़ा बंद रहता है, और उस साइड जो है दूसरे साइड, दरवाजे के दूसरे साइड कोई व्यक्ति जो है नहीं रहता है, और यही पेरिस्कोप जो है अपने जो है ऑफिस या रूम में लगा लेता है। यदि दूसरे रूम में कोई व्यक्ति जाता है तो ये व्यक्ति क्या कर लेता है, ऑफिस में बैठे हुए सबको देख लेता है, ठीक बाबू। तो ये होता है परिदर्शी या पेरिस्कोप। इसी में जो है समतल दर्पण का और प्रयोग बहुरूपदर्शी में किया जाता है, ठीक, बहुरूपदर्शी, क्लेडियोस्कोप, ठीक बाबू, क्लेडियोस्कोप में किया जाता है। इसमें जो है लगभग जो है समतल दर्पण, 3 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 3 समतल दर्पण को, और इन तीनों समतल दर्पण को जो है इस तरह से रखा जाता है कि इनकी बीच में जो है 60 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक बाबू। इन तीनों दर्पणों के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो है बहुरूपदर्शी में यानी जो है क्लेडियोस्कोप में किया जाता है। बहुरूपदर्शी का मतलब देख लीजिए, बहुरूप, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बहुरूप का मतलब कई रूप देखने के लिए, ठीक, यानी उसके जो है कई इमेज देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये जो है इसमें 3 समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्लेडियोस्कोप में 3 समतल दर्पण, और वो जो है किस एंगल पर रखे गए होते हैं, तो ये लोग लगभग जो है 60 डिग्री एंगल पर जो है तीनों को झुकाकर सेट किया जाता है इसमें, ठीक बाबू। तो ये रहा आज का जो है टॉपिक, समतल दर्पण, ठीक, यानी दर्पण। दर्पण के बाद जो है आप लोगों को मैं दर्पण का प्रकार पढ़ाया हूँ, यानी दर्पण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की ये सारी विशेषताएं आपने पढ़ी और इसका जो है उपयोग पढ़ा, ठीक बाबू। तो आज के वीडियो में सिर्फ यही, अगला टॉपिक जो है गोलीय दर्पण हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो है आप इसका जो है सारी विशेषताएं जो है आप समझिए, और उसके बाद जो है कमेंट कर ज़रूर बताइए।